दोस्तों, गुड मॉर्निंग। IQ लेवल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मर्दाएं, मिट्टी, राजस्थान की मिट्टियाँ। यहाँ पे राजस्थान की मिट्टियाँ पढ़ेंगे, विश्व की और भारत की मिट्टियाँ उसके टॉपिक में पढ़ेंगे। तो राजस्थान की मिट्टियों का जो अपना टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे RS के एग्जाम से लेकर राजस्थान की चपरासी के एग्जाम तक क्यों ना हो, वहाँ से यहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की जो मर्दाएं हैं, मिट्टियाँ, जो सोल्स हैं, उसके बारे में डिटेल से आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मर्दा जो शब्द है, ये सबसे पहले तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो शब्द है लैटिन भाषा का है, जो सालेम से बना है। सालेम से, सोइल से क्या बना है? सालेम से बना है। किससे बना है? सालेम से, सालेम शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ की यदि बात करें तो फर्श होगा। ये जो अपना फर्श होता है उसको मर्दा बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। ये यहाँ से बना है। अब ये किस में सहायक होती है? एक होता है केसिका जल की बात करते हैं, केसिका जल या केसित्व जल, केसित्व जल की बात करते हैं। ये क्या होता है? जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो मिट्टी के अंदर क्या होती है, मिट्टी की संरचना में देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो मिट्टी के अंदर थोड़े हुमस होती है, सारी चीज़ें होती है, पानी भी होती है। तो वो पानी जो होता है वो इस केसिकी जल की वजह से उसके नीचे जड़ों में आता है पेड़ के, फिर ऊपर चढ़ता है। तो ये क्या है? जमीन से लेके और तने से पत्तियों तक जाता है। कहाँ तक जाता है? पत्तियों तक पानी जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको केसित्व जल बोला जाता है। किस प्रक्रिया? इसको प्रक्रिया भी बोला जाता है। कौन सी प्रक्रिया से जो है पेड़ पौधों के अंदर जमीन से नीचे लेके ऊपर तक का पानी पहुंचता है, तो वो केसित्व जल की वजह से यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है आपका, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं इसका संगठन, मर्दा के संगठन की बात करते हैं। संगठन की बात करते हैं। संगठन के अंदर सबसे पहले हुमस होती है। इसके अंदर हुमस होगी ना, हुमस होगी, नमी टाइप में, ह्यूमिडिटी टाइप में हुमस होती है। फिर इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जो होंगे इसके अंदर 5 से लेकर 10% तक मिट्टी के अंदर अवेलेबल होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो 5 से लेकर 10% तक होते हैं। फिर इसके अंदर होता है खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ होता है। आपको पता है कि 16 प्रकार के खनिज जो है मिट्टी के अंदर पौधे के लिए मुख्य तौर पे उपयोगी होते हैं। मुख्य तौर पे उपयोगी 16 प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। ये होते हैं आपके 40 से 45% तक। खनिज पदार्थ जो है वो आपके 40 से 45% तक होते हैं। फिर इस मर्दा के अंदर क्या होता है? जल होता है। जल होता है वो 25% तक होता है। फिर इसके अंदर मर्दा जो है इसके अंदर जल होता है और मर्दा के अंदर वायु भी होती है, थोड़ी बहुत वायु होती है। तो वो वायु कितनी होती है? वो 25% तक होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्रम भी पूछ सकते हैं इसका, और नॉर्मल खनिज पदार्थ जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। वैसे आपको पता है भूपर पट्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो तत्व मिलते हैं, यदि तत्व की बात करते हैं तो उसका सीधा सा सूत्र है OCl फेंका, OCl फेंका। ठीक है, तो O का आपका ऑक्सीजन हो गया, है ना, और OCl है ना, CAl है ना, एल्यूमिनियम भी होता है इसमें। तो O ऑक्सीजन हो गया, सबसे कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया और कैल्शियम हो गया। तो OCl फेंका का जो सीधा सा सूत्र है वो आपकी जो भूपर पट्टी होती है उसमें तत्व मिलते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सीधा सा क्या होगा? OCl है ना, OCAl फेंका। ठीक है, तो O का आपका ऑक्सीजन, C का कार्बन, A का एल्यूमिनियम, फेंका तो F का फेरस लोहा हो गया और C का कैल्शियम हो गया, OCl फेंका। ठीक है, ठीक है। आगे दे रखी है कि मोटाई के आधार पे थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन मिट्टी का देख लेते हैं। मोटाई के आधार पे ये इसकी व्यास में नापी जाती है, व्यास के अंदर नापी जाती है। ठीक है, तो व्यास क्या होती है? ये कोई गोला है, उसकी सबसे बड़ी जीवा जो होती है, इसको जीवा बोलते हैं। जीवा, सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको व्यास बोलते हैं, या त्रिज्या का डबल व्यास होता है। ठीक है, तो बजरी जो है वो 5 सेंटीमीटर व्यास से, मतलब 5 सेंटीमीटर व्यास जो है उससे अधिक मोटी होगी वो बजरी के मोटे रने होते हैं। गाद की बात करते हैं। गाद जो है वो 0.02 सेंटीमीटर से लेके 0.02 सेंटीमीटर तक की होती है, वो होती है गाद। और पूछा जाता है बहुत बार, चिकनी मिट्टी पूछी जाती है कि चिकनी मिट्टी जो है उसकी मोटाई कितनी होती है? तो उसकी मोटाई होती है
0.002, 00 आ गए, 2 से कम व्यास की होती हैं, ठीक है, 2 से कम व्यास की होती है। आगे बात आती है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये दिल्ली में है, कहाँ पे है, दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये दिल्ली के अंदर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी 16 जुलाई 1929 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप आरपीएससी ने ही ये क्वेश्चन पूछा है, आरपीएससी ने ही इस क्वेश्चन को पूछा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आधार पे भारत में या राज्य में कितने प्रकार की कृषियां पाई जाती हैं। तो 8 प्रमुख प्रकार हैं, 8 तो प्रमुख प्रकार की कृषि वो मिट्टी मिलेगी आपको, और 27 जो है, 8 जो हैं वो प्रमुख प्रकार की मिट्टी मिलेंगी, और जो 27 प्रकार की है वो गौण मृदाएं इसके अंदर डिक्लेयर की गई हैं। कितनी की गई हैं, 8 और 27, ठीक है। अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा, अम्लीयपन किस वजह से होता है, अम्लीयपन पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाते हैं, अधिकता हो जाती है, तो हाइड्रोजन आयन की यदि अधिकता हो जाती है तो अम्लीय हो जाएगी, और हाइड्रोजन आयन यदि माइनस में कम हो जाते हैं तो क्षारीयता हो जाएगी, ठीक है। क्षारीयता का पूछ लिया जाए तो हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे, और हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाते हैं तो अम्लीयता हो जाएगी। अब बात आती है लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मिट्टी लाल होती है, कैसी होती है, लाल होती है, ये पश्चिमी घाट के ऊपर मिलती है। लेटराइट मिट्टी जो है इससे ईंट बनती है, ईंट बनती हैं, ईंटें बनाई जाती हैं, लाल कलर की होती हैं। ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ नहीं होती। क्या हुआ, कोई कॉफी के जो है अरेबिका वगैरह फसल जो है इक्की दुक्की हो जाए तो अलग बात है, बाकी लेटराइट मिट्टी जो है इसके ऊपर हल्का फुल्का नारियल भी हो जाता है। तो ये भवन निर्माण के काम में आती है, क्योंकि इसकी ईंटें बनती हैं, और भवन निर्माण के लिए पूछ लिया जाता है कि भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी काम में आती है, तो वो लेटराइट मिट्टी आती है। और राजस्थान में कौन सी मिट्टी काम में लेते हैं, काली मिट्टी जो होती है, उसको भवन निर्माण में, पहले मकान जो बनते थे वो मिट्टी के बनते थे, ईंटें जो बन रही हैं वो काली मिट्टी के बन रही हैं। आगे आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कालापन किस लिए होता है, क्या कारण से कालापन होता है उसके अंदर, जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में कि हल्दी का पीलापन, मिर्च का लालपन, तीखापन, ये किस वजह से होते हैं, तो ये मोंटमोरियोनाइट से होते हैं, मोंटमोरियोनाइट से होते हैं, मोंटमोरियोनाइट से जो आपकी काली मिट्टी जो है उसको रेंगूर भी बोला जाता है, रेगूर भी बोला जाता है। सवतः जुताई होती है इसकी, सवतः जुताई होती है, सवतः जुताई। और क्या होती है, सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि काली मिट्टी जो होती है जोड़ वगैरह के अंदर सूख जाती है तो उसमें अपने आप दरारें पड़ जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे खुड काट दिया हूँ, खुड मतलब अड़ निकाल दिया हूँ, हड़ का मतलब उसकी जुताई कर दी हो, ठीक है। तो खुड निकली हुई सी दिखती है, इसको रेगुर मिट्टी बोला जाता है, इसको कपास की मिट्टी भी बोला जाता है। ये क्या है, पानी मिलती है तो ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, और जैसे ही पानी सूख जाता है तो इसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं, इसकी सवता जुताई टाइप में लगती है, ठीक है। कपास और चावल इसमें ज़्यादा होता है। आगे बात आती है कि सर्वाधिक प्रसार जो है राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रसार की मिट्टी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। भूरी जो रेतीली मिट्टी है, भूरी भूरी और रेतीली मिट्टी जो है उसका प्रसार राज्य में सबसे ज्यादा है। यदि बात आती है कि चंबल और माही नदी का जो बेसिन है, चंबल और बागड़ की गंगा जिसको बोलते हैं, माही नदी को, और चंबल को चरणवती जो बोलते हैं, कामधेनु जिसका नाम है, उसके अंदर काली और दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो काली और दोमट मिट्टी यदि आपको छाटना हो तो सीधा सीधा छट जाएगा कि पूरा तो कोटा संभाग आ जाएगा, और नीचे का जो बच गया माही नदी का डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र आ जाएगा, हो गई बात खत्म। आगे आती है कि मूंगफली जो होती है वो पीली मिट्टी में होती है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि मूंगफली जो है वो कौन सी मिट्टी में होती है, पीली मिट्टी में होती है, पीली मिट्टी के अंदर मूंगफली होती है। आगे है कपास जो है वो काली मिट्टी के लिए होती है। और हाड़ौती का जो क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो 4 जिले हैं आपके, वो काली मिट्टी, क्योंकि यहां से आपकी काली मिट्टी बन गई, क्योंकि चंबल और माही का बेसिन जो हमने निकाला था उसी बेसिन से हमने काली मिट्टी निकाल दी। आगे आती है कि बनास नदी जो है, बनास नदी के अंदर भूरी मिट्टी है। क्या है कि जो लोग वहां के रहने वाले हैं, जहां से नदी गुजरती है या पहले गुजरा करती थी, या जो जानते हैं इस क्षेत्र को, तो वहां पे क्या होता था, मिट्टी के घड़े नीचे से तोड़ के और उसके नीचे कपड़ा लगा के ऐसे दबा देते थे, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक पानी भर जाता था। तो वहां पे यदि मिट्टी को अपन गौर से देखा होगा तो भूरी मिट्टी वहां पे मिलेगी। घग्गर का जो क्षेत्र है वो भूरी तो है ही है, भूरी है। और ये मटियार मिट्टी कौन सी होती है, ये एक बार कपड़ों पे चिपक जाती है, जैसे स्कूल में जाते थे अपन, मिट्टी में लौट आते थे, तो जो मिट्टी
भिगो के निकल जाती थी उसको भूरी बोलते हैं, और जो अपना कनपटा मार के मम्मी पांचारे के जो निकाला करती बुर्स लेके उसको मटियार बोलते हैं। तो वो मटियार गाद टाइप में चिपक जाती थी, दोमट मिट्टी मिलती है। तो घग्गर का जो क्षेत्र है उसमें भूरी, मटियार और दोमट मिट्टी मिलती है। ठीक है, आगे दे रखा है कि मृदा कहते किसे। मृदा कहते हैं कि भूमि की जो ऊपरी सतह होती है जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जो चट्टानों के टूटने फूटने से, किसी अपवर्तन से या कोई अंदर आंतरिक बल से जो बनती हैं, बारीक जो कण होते हैं जो ऊपरी सतह के होते हैं उसको मिट्टी कहते हैं। ठीक है, मृदा कहते हैं। अब जो इसके प्रकार जो हैं वो उसके उपजाऊपन के आधार पर बांटे जाते हैं, कृषि के लिए उपयोगिता के, कृषि के किस काम में आती हैं उसके आधार पर बांटे जाते हैं, और अन्य कोई विशेषताएं मिल जाती हैं तो उसी के आधार पर भी बांटे जाते हैं। आगे आती है कि उर्वर मृदा, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। उर्वर मृदा वो होती है जिसके अंदर पौधे आसानी से उग जाएं, उसको उर्वर मृदा कहते हैं। और उसर या अनुवर मृदा वो होती है जिसके अंदर पौधे नहीं उग पाते, वो उसर या अनुवर मृदा होती है। लवणीय मिट्टी जो होती है वो गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जालोर जिलों में पाई जाती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि लवणीय मिट्टी अपन क्या कर देते हैं, नागौर लगा देते हैं। नागौर की बात नहीं है यहाँ पे गंगानगर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और जालोर, 4 जिलों के अंदर जो आपकी लवणीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आगे जो है कि कृषि विभाग जो है वो ये कहता है कि भाई भारत के अंदर 8 प्रकार की तो क्या है, मुख्य मृदा है, और फिर 27 प्रकार के गौण हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि राजस्थान के अंदर टोटल मिला के 14 प्रकार की मृदाएं बताई गई हैं। राजस्थान के अंदर 14 प्रकार की मृदाएं बताई गई हैं। उनका सबका जो नॉर्मल बेसिस पे देख लेते हैं, कृषि विभाग के आधार पे देख लेते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधार पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी मृदाएं राजस्थान में पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आगे दे रखा है हम जो मिट्टियों का राजस्थान के अंदर डिवाइडेशन बंटवारा करते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है जलोढ़ और कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है और कछारी मिट्टी, इसको जलोढ़ क्यों बोलते हैं कि जल के द्वारा भागे लाई जाती है। ये नदी क्षेत्र में होती है, नदी तट पे होती है या क्षेत्र में होती है। नदी का जो क्षेत्र होता है उसके अंदर जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है खादर और एक होती है बांगर। तो खादर होती है ये नई मिट्टी होती है, ये नई मिट्टी होती है, इसके अंदर फसल अच्छी होती है, और बांगर जो होती है वो पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, तो खादर और बांगर जो है वो आ गई इसके अंदर। ये कहाँ पे होती है, कछारी और जलोढ़ मृदा है। इनको एक ही नाम, या तो जलोढ़ बोल दो या कछारी बोल दो। ये अलवर, भरतपुर, फिर देखिए अलवर के अंदर है, भरतपुर के अंदर है, धौलपुर के अंदर है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, तो भरतपुर संभाग के अंदर आ गई। आपका टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर का कुछ क्षेत्र आ गया, गंगानगर का कुछ क्षेत्र आ गया, क्योंकि गंगानगर भी जो है नहरों से सिंचित क्षेत्र है। भरतपुर के अंदर नदियां निकलती हैं, टोंक, सवाई माधोपुर के अंदर नदियां निकलती हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी जलोढ़ और कछारी मिट्टी जो पाई जाती है। अब बात होती है कि बोल देते हैं कि यार नदियां जो है, चंबल नदी भी निकलती है ऐसे तो, और निकलने को आपकी बनास नदी भी निकलती है, लेकिन चंबल और बनास की हमने देखा था कि चंबल का जो क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी होती है, बनास का क्षेत्र है उसमें भूरी मिट्टी होती है। ठीक है, तो अपन ने ये जो चीजें हैं अलवर, भरतपुर, गंगानगर, फिर आ गया आपका धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में होती है। ये नदियां पूर्वी मतलब नदियों के मैदानी क्षेत्र व घाटियों में ये मिट्टी जो है नदियों के जो क्षेत्र होते हैं उसके मैदानी क्षेत्र में और घाटियों के अंदर होती है। आगे है इसके अंदर चूना, फास्फोरिक अम्ल और हुमस, इनकी कमी होती है। एक्चुअली राजस्थान की या पूरे देश की मिट्टियों के अंदर चूना भी कम होगा, फास्फोरिक, जहां चूना है चट्टाने हैं तो एक अलग बात है, फास्फोरिक अम्ल, ह्यूमस की भी कमी होगी और नाइट्रोजन की भी कमी होगी। लेकिन ये मिट्टी जो है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि अपन जो के गेरा, डीएपी गेरा, यूरिया खाद डालते हैं अपन। तो ये खाद जो है अपन कहीं पे भी जो है हरित क्रांति के बाद जहाँ पे भी अपन खाद डालते हैं वहाँ पे अच्छी फसल होती है। क्यों होती है? खाद के अंदर क्या आ जाता है आपका, नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर आ जाता है। नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर, वो जो आपका नाइट्रोजन है, फिर आपका पोटास है, फिर आपका सल्फर जो है वो आ जाता है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि नाइट्रोजन की प्रधानता है, मतलब यहाँ पे आपको यूरिया की कम जरूरत पड़ेगी, यूरिया की जो है वो यहाँ पे कम जरूरत पड़ेगी। आगे आती है कि लाल भूरी, ये मिट्टी एक ऐसी है जिसके अंदर नाइट्रोजन की प्रधानता है। बाकी पूरे देश के अंदर हर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी, सल्फर की कमी होगी, पोटास की जो भी है कमी होगी। लाल और पीली मिट्टी, आगे आता है कि इसका लाल और भूरा जो रंग होता है ना,
इसका जो जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी होती है, इसका रंग जो होता है लाल और भूरा होता है, लाल लाल कलर का होता है और भूरा भूरा कलर का होता है। फिर ये उत्पादकता में अति उत्तम है, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादकता इसी क्षेत्र में होती है। गंगानगर को अन्न भंडार कहा जाता है, भरतपुर, अलवर जो आपका धौलपुर क्षेत्र है कृषि के लिए फेमस है, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर का क्षेत्र भी अच्छी फसल देता है। आगे दूसरे नंबर की आती है अपनी लाल और पीली मिट्टी। पहली कछारी मिट्टी आ गई आपकी, दूसरी लाल पीली मिट्टी आ गई। लाल और पीली मिट्टी सवाई माधोपुर के कुछ भाग में आ गई, लाल और पीली मिट्टी जो है सवाई माधोपुर की कुछ भाग में आ गई, भीलवाड़ा का जो थोड़ा बहुत पश्चिम का भाग है उसमें आ गई, अजमेर और सिरोही के अंदर आ गई। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये 4 जगह मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही के अंदर मिलती है। इसके अंदर कार्बोनेट कम है, जल ग्रहण क्षमता इसकी सबसे ज्यादा है। जल ग्रहण, इसको एक बार भिगो दिया आपने तो ये काफी दिनों तक गिली रहती है, जल ग्रहण क्षमता जो है इसकी सबसे ज्यादा है। ये जो लाल और पीला रंग जो होता है ये लोहे की मतलब लोहे की प्रधानता के कारण होता है। लोहे की प्रधानता के कारण क्या होता है? लोहे की प्रधानता के अंश के कारण इस मिट्टी का लाल और पीला रंग होता है। फिर ये जो नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कम होते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कम आ गया ना, और यहाँ पे एकमात्र जो लोएस मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, केवल इसी मिट्टी के अंदर एक नाइट्रोजन की प्रधानता है। बाकी सारी मिट्टियाँ जो आएंगी उसमें नाइट्रोजन हर चीज़ों की कमी रहेगी, जिसकी वजह से अपन अच्छी यूरिया और पानी दे के उसको सिंचाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे है लाल और लोमी मिट्टी। लाल और लोमी मिट्टी, लाल और लोमी मिट्टी अपने कोई उदयपुर के रहने वाले दोस्त हैं, डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ के जो दोस्त हैं उनको पता है कि वहाँ पे उनकी जो मिट्टी है वो लाल कलर की है। लाल कलर किसके कारण से होता है? लोहे एस की अधिकता के कारण होता है उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके अंदर चूना, पोटास, लोहा एस के, ठीक है, और फास्फोरस। फास्फोरस जहाँ पे लाल मिट्टी है वहाँ पे तो लोहा इसका अच्छा है, लेकिन जहाँ पे फास्फोरस, ये लाल मिट्टी नहीं है लोमी मिट्टी है, वहाँ पे चूना, पोटास, लोहा एसके और फास्फोरस की क्या है? कमी है। इसके अंदर अच्छी खाद बीज से क्या हो सकता है? अच्छी फसल हो सकती है। लोहे अंश के कारण इसकी क्या होती है? लाल रंग होता है। ये उपजाऊपन के अंदर एक सामान्य उपजाऊपन है, इसका उत्तम नहीं है, सामान्य उपजाऊपन है। यहाँ पे जो फसल होंगी वो मक्का, चावल और गन्ने की होती है, मक्का, चावल और गन्ने की फसल होती है। आगे आती है लाल और काली मिट्टी। ये कौन सी है? लोमी मिट्टी। ये कौन सी है? काली मिट्टी। ठीक है, तो लाल और काली मिट्टी के अंदर क्या होता है कि आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का पूर्वी जो हिस्सा है उसके अंदर लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि उदयपुर वगैरह के अंदर देखिए हमने देखा है कि लाल मिट्टी भी है, डूंगरपुर में कुछ हिस्सा बच गया उसके अंदर लाल है और कुछ काली मिक्सिंग भी है। ठीक है, तो लाल और काली मिक्सिंग भी है। आगे है कि मालवा की जो काली मिट्टी है, मालवा का जो पठार है उसकी मिट्टी कैसी है? पूरी की पूरी काली है। तो यहाँ पे फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम कार्बनिक पदार्थ जो है इनकी कमी होती है। किसकी कमी है? फास्फेट है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, इनकी कमी होती है। कार्बनिक पदार्थ को हुमस बोल सकते हैं। हुमस क्या होता है? जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्ते वगैरह जो हरे पौधे होते हैं वो गल जाते हैं, उनकी खाद बन जाती है, उसको हुमस बोलते हैं। आगे आता है कि कपास, मक्का का यहाँ पे अच्छा उत्पादन होता है। किसका होता है? कपास। और काली मिट्टी के लिए कहाँ पे होता है? कपास का। और लाल मिट्टी के लिए किसका होता है? मक्का का होता है। ठीक है, आगे दे रखा है कि मध्यम प्रकार की काली मिट्टी, बिचली काली मिट्टी, न तो घनी काली न घनी गोरी, बीच किसी होगा बने, मध्यम प्रकार की काली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, आगे ये हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो है उसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार। यहाँ पे ये जो नदी का संगम जो क्षेत्र है यहाँ पे काली मिट्टी होती है, अच्छी फसल इसके अंदर होती है। कच्छारी और दोमट मिट्टी जिसकी बात आई थी, नदियों के जो बहाव पाट के एरिया की जो मिट्टी आई थी, है ना, वो जो मिट्टी है वो भी इसके अंदर मिक्सिंग रहती है, वो भी मिली हुई रहती है। और इसके अंदर फास्फेट, ये जो आपका नाइट्रोजन है, जैविक पदार्थ है, ये कम है। फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ जो है वो कम है। कैल्शियम, पोटास इनकी अधिकता है इसके अंदर, कैल्शियम पोटास की अधिकता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की खाद आपको छिड़कनी पड़ेगी जिससे आपकी अच्छी फसल हो जाती है। आगे आती है कि व्यापारिक फसलें। व्यापारिक, यहाँ पे जो फसलें उगती है ना, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर कपास, मूंगफली और दाल, व्यापारिक फसल जो है वो ज्यादा होती है। मूंगफली, कपास और दाल ज्यादा होती है। आगे आता है भूरी मृदा, भूरी मिट्टी, जो भूरी भूरी मिट्टी अपने हमारे झुंझुनू, चिड़ावा, सुल्ताना के ठाणा, इनकी जो है वो सारी मिट्टी जो है वो भूरी मिट्टी होती है। तो ये बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, क्या है? बाड़मेर है आपका, जालोर है, जोधपुर, ये राज्य में सर्वाधिक जगह है, ध्यान रखना,
सर्वाधिक जगह पर ये मिट्टी, सर्वाधिक जगह जो है राजस्थान के अंदर, या पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपको भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, पाली के अंदर नागौर, सीकर और झुंझुनू के अंदर पाई जाती है। ये मिट्टी ऐसी है कि आपके कपड़ों के लग गई तो आपने झटका दिया तो कपड़ों से मिट्टी निकल जाती है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कपड़े धूप में सुखाने के लिए मिट्टी के ऊपर कपड़े सुखाते हैं ताकि नीचे मिट्टी चूस ले पानी को, कुछ ऊपर का वाष्पीकरण होकर उड़ जाए तो जल्दी सूख जाते हैं। तो हमारी ये मिट्टी है ना, ये ऐसे ही लगती है और ऐसे ही उतर जाती है। आगे है कि इसके अंदर रेत की प्रधानता होती है, रेतीली मिट्टी है ये, ध्यान रखना, रेत की इसके अंदर प्रधानता होती है। फास्फेट जो है वो कम होता है, फास्फेट कम होता है। पानी यदि ठीक से में बरस जाए या माउट ठीक हो जाए तो अच्छी वाली फसल यहाँ पे पैदा होती है। बरसात के अंदर यहाँ पे अच्छी फसल जो है वो पैदा होती है। किसमें? भूरी रेतीली मिट्टी जो है राज्य की सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली मिट्टी है। हाड़ौती के अंदर आपको मध्यम प्रकार की जो काली मिट्टी है वो मिलती है। ठीक है, आगे आती है अपनी रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी वैसे देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान में यदि पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है तो वो भूरी रेतीली मिट्टी है, उसमें भूरापन लिए हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर कार्बनिक, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम होते हैं। इसका कैल्शियम और पीएच मान ज़्यादा होता है, नमकीन होती है ये, नमकीन ज़्यादा होती है, इसका पीएच मान ज़्यादा होता है क्योंकि पीएच मान जो होता है उसके ऊपर 0 से लेके 14 तक, जो वो 14 तक पीएच मान की जो स्केल होती है उसके ऊपर 14 तक होता है। फिर आपका 7 जो होता है, 7 का पॉइंट जो होता है वो उदासीन होता है। और इधर वाले जैसे जैसे आएंगे बढ़ते जाएंगे कम होते जाएंगे, वैसे अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, और ये इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्षार हो जाएगा या लवण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। थार का ये किस वजह से होता है? टेथिस सागर के अवशेष की वजह से होता है, आपको बताइए। फिर थार रेगिस्तान जो है ये पीली भूरी मिट्टी होती है। पीली भूरी मिट्टी को क्या बोला जाता है? बहुत बार पूछा जाता है, इसको सिरोजम बोला जाता है। पीली और भूरी मिट्टी जो होती है उसको सिरोजम बोला जाता है। ठीक है, तो पीला भूरा जो कलर होता है वो आप जानते हो किसका होता है, तो पीली भूरी जो मिट्टी होती है उसको सिरोजम बोला जाता है। आगे आती है लाल, रेतीली, खारी और नमकीन मिट्टी। इसके अंदर लाल मिट्टी भी आएगी, रेतीली और खारी। लाल वो वाली खारी नहीं आएगी उदयपुर वाली लाल, नहीं, लाल मिट्टी आएगी तो ऊपर के रणे जो होंगे, बालू का स्तूप जो बनेंगे उसके ऊपर जो रणे बह बह के हो जाते हैं वो लाल टाइप के दिखेंगे आपको। खारी और नमकीन मर्दा आ गई। ये 4 प्रकार की बांटी गई है। किसमें बांटी गई है? कि रेतीली बालू मिट्टी के अंदर बांटी गई है। रेत है, बालू मिट्टी है, उसके बारे में दी गई है। गंगानगर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू। यहाँ पे रेगिस्तान अच्छा है तो यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारे क्या कैसी मिट्टी है? रेतीली बालू मिट्टी है। कभी कई कई जगह ये भूरापन लिया हुआ, अपने गांव में ये भूरापन ले रखी है। ठीक है, आगे आती है कि लाल रेतीली मिट्टी। लाल कलर की रेतीली मिट्टी की बात करते हैं तो वो नागौर है, जालोर है। नागौर की मिट्टी लाल कलर की मिलेगी, जो नागौर के दोस्त हैं उनको पता है। जोधपुर की मिट्टी भी लाल लाल कलर, पाली है, जालोर है, चूरू है, झुंझुनू है। वैसे बोलते हैं ना कि भाई जिंदगी में कुछ कमाया ना कमाया हो, लेकिन एक जालोर का दोस्त अपना होना चाहिए, तो जालोर के अपने दोस्त हैं। वहाँ पे क्या है? लाल कलर की मिट्टी पाई जाती है थोड़ी। फिर आती है पीली भूरी कलर की। पीली और भूरी कलर की जो मिट्टी थी उसको क्या बोलते हैं? सिरोजम मिट्टी बोलते हैं। तो यहाँ से आता है कि सिरोजम मिट्टी, सिरोजम जो मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पीली भूरी जो मिट्टी है वो नागौर और पाली 2 जिलों के अंदर पाई जाती है। नागौर और, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमेशा सेट करने वाला इतने ऑप्शन नहीं दे पाएगा, वो छोटे ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेगा, और वो छोटे ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेगा तो वो नागौर और पाली के ऊपर जाएगा। आगे है खारी मिट्टी। खारी मिट्टी आपकी बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, नागौर है, जहाँ पे आपकी नमक की जो क्या है? झीलें हैं। झीलें जो नमक की हैं ये टेथिस सागर की वजह से हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? खारी मिट्टी मिलेगी। ठीक है, ये जो 7 प्रकार की मिट्टियां अपन ने देख ली, ये राज्य सरकार की मिट्टियां हैं। अब भारत सरकार का जो है, भारत सरकार की बात करते हैं। भारत सरकार जो है तो भारतीय कृषि की जो केंद्र है ना, कृषि केंद्र। ठीक है, कृषि केंद्र। तो इसने क्या माना है कि 8 प्रकार की मुख्य है और 27 प्रकार की गौण है। 8 प्रकार की मुख्य हैं, ये मुख्य नदियां हैं, मुख्य मिट्टियां हैं, और ये गौण मिट्टियां हैं। ठीक है, इसके अंदर बोला है कि राजस्थान के अंदर 14 प्रकार की हैं। राजस्थान के अंदर 14 प्रकार की मिट्टियां हैं। कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं? 14 प्रकार की राजस्थान के अंदर मिट्टियां मिलती हैं। आगे बात आती है कि 14 प्रकार में हमने 7 प्रकार तो वो देख लिए थे जो राज्य सरकार ने ले रखे हैं। इसके अंदर और ऐड क्या कर देते हैं? एक तो कर देते हैं साइरोजेक्स मिट्टी है, बहुत बार पूछा जाता है, गंगानगर के अंदर है। ये
पांचों लाइन जो है, पांचों की पांचों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी। यदि ये आदमी डीप के अंदर जाता है, आरएस लेवल का क्वेश्चन बनता है या आरओईओ का क्वेश्चन बनता है, तो वो यहाँ पे जरूर जाएगा। तो शाही रोजेक्स जो मिट्टी है वो गंगानगर के अंदर पाई जाती है। और रेवेरिना जो मिट्टी है, रेवेरिना मिट्टी और शाही रोजेक्स प्रकार की जो मिट्टी है, दो प्रकार की जो मिट्टी है वो आपकी गंगानगर के अंदर पाई जाती है। अगली जो बीकानेर के अंदर पाई जाती है जिप्सी फेटस। जिप्सी, यहाँ पे जिप्सम का ज्यादा बहुमत होता है तो इसलिए इसको जिप्सी फेटस बोला जाता है। उदयपुर और कोटा के अंदर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतों की जो ढलान जो होती है, क्योंकि अरावली का जो पानी बह के पर्वतों पे आ जाता है और पर्वतीय जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे जो आपको पता है कि स्थानांतरित कृषि की जाती है तो राजस्थान के अंदर उसको वालरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदिवासी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को वालरा बोला जाता है। ये दो भागों में बांट दिया, एक तो चिमाता में बांट दिया और एक दजिया में बांट दिया। तो चिमाता माता पहाड़ों पे रहती है तो ये पर्वतीय क्षेत्र में हो गई, पर्वतीय क्षेत्र में हो गई, और चिमाता ये मैदानी भागों में हो गई। सीधी सी बात, ये माता जो है पहाड़ों में रहती है तो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर चिमाता हो गई, और दजिया जो है वो मैदानी क्षेत्रों के अंदर होगी। लाल लोमी की मिट्टी बात करते हैं तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसके अंदर हल्का सा प्रतापगढ़ भी आता है, प्रतापगढ़ जो आता है, लेकिन दो जिले इसके अंदर मुख्य आते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो वो ध्यान रखना, लाल और लोमी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आगे आती है कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मिट्टी, थोड़ा कैल्शियम का वो रवे लेती हुई भूरी मरुस्थली मिट्टी है, वो जैसलमेर और आपके बीकानेर के अंदर है। तो 6 मिट्टियां ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हमने पढ़ ली, 13। 14वीं जो मिट्टी आती है वो आती है पीटीए मिट्टी, है ना, जिसको पीट, कोयला का जो है कालापन, कोयला का हल्का हल्का कालापन लेके जहां पे गंदी चीजें डालते हैं उस टाइप की जो मिट्टी होती है वो शहरों के आसपास के अंदर पाई जाती है तो उसको बोला जाता है पीटीएम मिट्टी। तो राज्य सरकार ने पहली 7 मिट्टियां ली, भारत सरकार ने ये 14 मिट्टियां कवर कर रखी हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मिट्टियों का वर्गीकरण है वो देखते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है कि राज्य स्तर पे हमने देख ली 7 प्रकार की थी, भारतीय स्तर पे बात करते हैं कि 8 प्रकार की मुख्य थी और 27 प्रकार की गौण थी। अब आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राजस्थान में 5 प्रकार के, वैसे 7 प्रकार में बांटा गया है लेकिन राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें 5 प्रकार बताए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से। मृदा की उत्पत्ति के आधार पर बांटा है, रासायनिक संरचना के आधार पर बांटा है, विश्वव्यापी मृदा है, अमेरिका कृषि विभाग ने इसको बांटा है। किसने बांटा है? अमेरिका कृषि विभाग ने इसको बांटा है। इसको जलवायु के आधार पर भी ले सकते हैं, जलवायु के आधार पर भी इसको बांटा गया है। ठीक है, तो ये आधार क्या रखा? मृदा की उत्पत्ति, जलवायु रखा गया, फिर रासायनिक संरचना, विश्वव्यापी मृदा रखी गई, फिर अमेरिका कृषि विभाग ने इसको बांटा है। तो राजस्थान में देखते हैं एरिडी सॉइल, एरिडी हो या सेमी हो, एरिडी हो या सेमी हो। तो एरिडी और सेमी एरिडी के बीच में, एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा होता है। क्या होता है? सूखा, शुष्क, जिसको बोलते हैं उसको एरिड बोलते हैं। और सॉइल्स मिट्टी हो गई, तो सूखी मिट्टी कहाँ पे मिलती है आपको? शुष्क जलवायु क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिलेगी। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर के अंदर जो है वो मिलेगी आपको एरिडी सॉइल से मिट्टी यहाँ पे मिलेगी। इसको 4 उपभागों में बांटा गया। इसके जो उपभाग है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑर्थिडस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्थिडस बोला जाता है। इसके उपभागों का, एरिडीसोल का जो उपभाग है उसको क्या बोला जाएगा? एर्थिडस बोला जाएगा, एर्थिडस बोला जाएगा। ठीक है, आगे आता है कि उपभाग 4 प्रकार के उपभागों में बांटा गया है। पहला है केम्बो ऑर्थिडस, दूसरा कैल्सी ऑर्थिडस, तीसरा पेली ऑर्थिडस और सेलो। तो केम्बो कैल्सी पेली सेलो। ठीक है, तो सीधा सीधा केम्बो कैल्सी पेली सेलो ऑर्थिडस जो है वो टाइप की मिट्टी जो है एरिडीसोल पाई जाती है। आगे बात आती है कि अल्फीसोल्स बोला जाता है कि शुष्क जो क्षेत्र है वो कौन सा हो? अर्ध हो। तो अर्ध शुष्क, अरावली के जो इधर वाला जो क्षेत्र है आपका पूर्व वाला क्षेत्र, तो अर्ध शुष्क से लेकर नम क्षेत्र तक जो नमी रहती है, जिसमें आर्द्रता रहती है उस क्षेत्र तक की क्या होगी? आपकी अल्फीसोल्स मिलेगी। तो अल्फीसोल्स कहाँ मिलेगी? पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर मिलेगी। इसके उपभाग, एकमात्र उपभाग राजस्थान के अंदर पाया जाता है जिसको बोला जाता है हेप्लुस्तालाफस। क्या बोला जाता है? हेप्लुस्ताल्फस बोला जाता है। इसको हेप्लुस्ताल्फस इसको बोला जाता है। एकमात्र ये राजस्थान के अंदर पाई जाती है और ये 16 जिलों के अंदर पाई जाती है। जयपुर है, दौसा है, अलवर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, हाड़ौती, कोटा, बारा,
झालावाड़ और बूंदी। ये जो मिट्टी है आपकी अल्फी सोल्स, ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाएगी। अल्फी सोल्स कहाँ से बंटवारा कर लेंगे अपन, क्योंकि शुष्क और अर्धशुष्क के अंदर तो ये पाई जाएगी। ये क्या पाई जाएगी, शुष्क बोल दो या इसको एरिड बोल दो, और सेमी एरिड बोल दो, अर्धशुष्क बोल दो, ठीक है। तो शुष्क और अर्धशुष्क के बीच में ये पाई जाती है। फिर आपकी जो शुष्क, अर्धशुष्क और नम जो क्षेत्र होता है वो 16 जिलों के अंदर पाई जाती है। आपका पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र का जो है उसके अंदर अल्फी सोल्स पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, आगे आती है एंटी सोल्स। एंटी सोल्स जो है, एंटी का मतलब विपरीत होता है, एरिडी मतलब विपरीत, जो काम में नहीं आ सके, किसकी उत्पादकता के कोई भी काम में नहीं आ सके। ये पेवर शुष्क मिट्टी है, पेवर शुष्क मिट्टी है। जैसे एरिडी सोल पढ़ा वो शुष्क है, लेकिन वो शुष्क से अर्धशुष्क के बीच में है, और ये पेवर शुष्क है। एंटी जो बिल्कुल बोया नहीं जाता हो, एंटी कोई भी चीज होती है बोया नहीं जाता हो, फसल जहां पे नहीं होती हो। इसका रंग जो है वो हल्का पीला और भूरा रंग होता है। ये पश्चिमी राजस्थान में कहाँ पे मिलेगा आपको, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जैसलमेर में, थोड़ा बहुत आपका जो बीकानेर का क्षेत्र है, बीकानेर का जो, जहां पे कुछ नहीं बोया जाता हो, जहां जिस क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं बोया जाता हो वहां पे आपको एंटी सोल्स मिलेगी। क्योंकि एंटी का मतलब वो होगा जहां पे उपजाऊपन नहीं है, और सोल्स का मतलब मिट्टी होगी। जिस मिट्टी में बिल्कुल ही उपजाऊपन नहीं है, कुछ नहीं बोया जाता है, तो वो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी होगी। आगे इसके उपभाग की बात करते हैं। तो इसको दो उपभागों में बांटे गए हैं। एक तो बांटा गया है सामेंटस में, कौन से में, सामेंटस में। किसको बांटा गया है, एंटी सोल्स को सामेंटस में बांटा गया है। और दूसरा किसको बांटा गया है, सामेंटस के अंदर और फ्लूवेंटस के अंदर। किसके अंदर बांटा गया है, सामेंटस के अंदर और फ्लूवेंटस के अंदर, ठीक है। तो साफा, जिसको अपन याद रखने के लिए एक सीधा सूत्र है साफा। साफा, साफा का मतलब, सा का मतलब सामेंटस और एफ ए का मतलब फ्लूवेंटस, ठीक है। इनके अलग, इसको उष्ट में बांट दो आप, उष्ट फ्लूवेंटस भी बोलते हैं, और इसको सामेंटस को टोरी सामेंटस भी बोलते हैं, ठीक है। टोरी सामेंटस, सामेंटस जो आगे टोरी में बढ़ जाता है तो उसको टोरी सामेंटस बोलते हैं, और फ्लूवेंटस को उष्ट में बोलते हैं तो उष्ट फ्लूवेंटस बोल देते हैं। आगे आती है इनसेप्टी सोल्स। इनसेप्टी सोल्स गीली मिट्टी होती है। ये आपकी जो अच्छी वर्षा होती है उस क्षेत्र के अंदर इनसेप्टी सोल्स पाई जाती है। ये अर्धशुष्क से आर्द्र जलवायु तक होती है। क्योंकि आर्द्र जिला कौन सा है, मैंने जलवायु के अंदर सारे जिले पढ़ा दिए हैं, जिसके अंदर कहाँ वर्षा ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है, गर्मी, सर्दी, बारिश किस टाइप का क्या है, वो सारी चीजें आप यदि राजस्थान का मानसून देखोगे तो जलवायु टॉपिक में मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इंसेप्टी सोल्स की बात आती है तो ये अर्धशुष्क से आर्द्र जलवायु तक की होती है। ये शुष्क नहीं होती, ये आपके एंटी सोल्स और एरिडी सोल्स नहीं हो सकती। एरिडी सोल्स और एंटी सोल्स किसी भी हालत में नहीं होगी, ये गीली मिट्टी होगी, हमेशा याद रखना। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे ये पाई जाती हैं। फिर इसके जो उपभाग होती हैं उसको उष्टी क्रेप्टस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उष्टी क्रेप्टस बोला जाता है, उष्टोक्रेप्टस। तो देखिए उष्ट की बात आती है, अकेला उष्ट आ जाता है, आपका अकेला उष्ट आ जाता है ना, तो उसके अंदर सूखा आ जाएगा। और उष्टोक्रेप्टस की बात आ जाती है तो ये इसका इंसेप्टिसेल्स जो सोइल है, मिट्टी जो है, इसका जो उपभाग है वो कौन सा राजस्थान के अंदर पाया जाता है, उष्टोक्रेप्टस इसके अंदर पाया जाता है। क्योंकि ये डिवाइडेशन किसने किया था, यूएस की जो यूएस ने किया था, ठीक है, उसका कृषि विश्वविद्यालय ने किया था। वर्टिसोल्स की बात आती है। वर्टिसोल्स जो होती हैं ये बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान में दो ही प्रकार की मिट्टियां ज्यादातर पूछी गई हैं, एग्जाम में आप उठा के देखते हो। पहली एरिडिसोल जो शुष्क है, फिर एंटीसोल्स जो बिल्कुल शुष्क है, और वर्टिसोल्स जो झालावाड़ इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा बोला गया है कि हाड़ौती पठार के अंदर पाई जाती हैं। ओस्टेटस इसका जो है वो उपभाग है, उपभाग मान इनको उपभाग में बांटते तो उसका नाम है ओस्टेटस। ओस्टेटस जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, पहलू स्टेटस में बढ़ जाता है और क्रोमो स्टेटस में बढ़ जाता है। पहलू स्टेटस में बट जाता है और क्रोमो स्टेटस में बट जाता है। तो पहलू स्टेटस और क्रोमो स्टेटस हो गया। इसके अंदर कले की प्रधानता होती है। ये सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, ये हाड़ौती के अंदर पाई जाती है। कहाँ कहाँ, हाड़ौती पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कहाँ पे पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर पाई जाती हैं।
झालावाड़ के अंदर ये पाई जाती हैं। आगे कहाँ पाई जाती हैं? सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर जो पूछ लिया जाता है कि वर्टिसोल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो बहुत बार ये दो ऑप्शन दे के पूछा जाता है कि वर्टिसोल्स कहाँ मिलती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मिलती है। कभी कभी हाड़ौती पठार का नाम देते थे। तो यदि आप सोल्स को बांटोगे तो बहुत ईजी तरीके से बट जाएंगे, क्योंकि आपका सबसे पहले आ जाएगा जो एरिडी सोल्स आ जाएगा जो बिल्कुल रेगिस्तान के अंदर है। फिर आपका एंटी सोल्स आ जाता है, ये उस रेगिस्तान का भी पिताजी है, उसके भी एंटी है ये, ठीक है। आगे जो आपका इंसेप्टी सोल्स आ जाएगा और आगे आपकी वर्टिसोल्स। 5 प्रकार की राजस्थान में बांटी गई है, वैसे विश्व स्तर पे 7 मिट्टियों के अंदर इसको बांटा गया, ठीक है। आगे बात करते हैं मिट्टी के बारे में कि इसके अंदर लवणीयता बढ़ जाती है। लवणीयता बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है? जैसे मान लो इंदिरा गांधी नहर है, तो ये क्वेश्चन IAS मेंस के अंदर पूछा गया है। राजस्थान का कोई भी बच्चा जाता है तो उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी जो नहर है एक टाइम पे तो लोगों के लिए वरदान साबित हुई, आज जाके अभिशाप साबित हो रही है। कैसे हो रही है? क्या है कि इसके पास आसपास के इलाके के अंदर पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है तो वो पानी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे अपने टेथिस सावरकर के अवशेष थे तो लवण है, तो वो केसित्व के कारण, क्योंकि केसित्व के कारण क्या कोई भी चीज नीचे उड़ जाती है और वो ऊपर आके एक परत जम जाती है लवण की, और लवण की परत जम जाती है तो फसल जो है वो अनुपजाऊ क्षेत्र हो जाता है और सेम की समस्या दलदल भरी रहती है। इसलिए वो क्या हो गई, जो आज जो है अभिशाप साबित होती जा रही है। तो इसके अंदर यदि आपकी लवणीयता की कोई समस्या हो रही है तो उसका निवारण करना है आपको, तो आप जिप्सम डालो उसके अंदर। क्या डालो? जिप्सम डालो। जिप्सम डालोगे तो उसका जो खत्म हो जाएगा, लवण खत्म हो जाएगा। पायराइट जो है वो डालो आप। रॉक फास्फेट है, रॉक फास्फेट के बारे में आरपीएससी ने क्वेश्चन RS प्री के अंदर पूछा था कि रॉक फास्फेट जो है वो किस प्रकार का खनिज है, तो ये किसके काम में ले रहे हैं? यहाँ पे किस काम में ले रहे हैं? वो एक खाद टाइप में बनाने के लिए काम में ले रहे हैं, ठीक है। आगे आती है धमासा। धमासा जो है ये खपतवार है धमासा, ठीक है। ये खपतवार है। जो धमासा है इसका वैज्ञानिक नाम है टेफ्रोसिया पुरपुरिया जो नाम है वो धमासा घास का है। सुब्बुल है, ये भी एक खपतवार है। सुब्बुल जो है ये खपतवार है, इसको बोना चाहिए, जिसका नाम है ल्यूसियाना ल्यूकोस फेका। आगे बात आती है कृषि विभाग। कृषि विभाग ने राजस्थान के अंदर 14 को बांटा था। और देश की बात करते हैं देश के अंदर, तो देश के अंदर हमने देखा था कि 8 प्रमुख मिट्टी थी, 8 प्रमुख मृदा मिट्टी थी और 27 जो थी वो गौण मिट्टी थी। गौण मिट्टी की बात कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर यदि पूरा मिला के बात करते हैं तो 14 विभागों के अंदर बांटा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो कृषि विभाग इसी को बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसी को बोला जाता है। इसकी स्थापना नई दिल्ली के अंदर हुई थी, आपको पता है 1929 के अंदर हुई थी। और कब हुई थी? 16 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। आगे बात आती है कि जल अपर्दन की बात करते हैं अपन। अपर्दन राजस्थान में अपर्दन जो है वो राजस्थान में 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जल अपर्दन और एक होता है वायु अपर्दन। तो राजस्थान में जो अधिकतम अपर्दन होता है वो वायु अपर्दन होता है। हवा जो है वो बहा के ले जाती है, जो भी आपके बालू का स्तूप बनते हैं वो अपर्दन बनते हैं। तो जल अपर्दन क्या कहते हैं कि मिट्टी का जो उपजाऊपन ऊपरी परत को किसी के द्वारा, हवा द्वारा या जल द्वारा बहा के ले जाना अपर्दन कहलाता है, उसके उपजाऊपन खत्म हो जाता है। जल अपर्दन में आपको पता है चंबल नदी में सबसे ज्यादा होते हैं, जिसमें बीड़ और कंदराएं होती हैं। तो चंबल नदी के अंदर सबसे ज्यादा जो होंगे किसमें होंगे? चंबल नदी के अंदर जल अपर्दन सबसे ज्यादा जो करने वाली नदी है राजस्थान के अंदर जो क्षेत्र है वो चंबल नदी है। क्षेत्र की पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा हाड़ौती, कोटाबंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर, फिर सवाई माधोपुर के अंदर, करौली और धौलपुर के अंदर आती है। एक बात आती है डांग क्षेत्र की। डांग जो क्षेत्र है, यहाँ की जो स्थानीय पहाड़ियां हैं, खाड़े खंदराएं हैं, उनको डांग बोला जाता है। पेड़ पौधे अधिक लगे हुए डांग क्षेत्र बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा यदि पूछ लिया जाए तो डांग सर्वाधिक कहाँ पे है? करौली के अंदर है। यदि डांग को पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ है तो करौली के अंदर है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि जल अपर्दन चंबल नदी से होता है, चंबल नदी को जल उत्खलात भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जल उत्खलात इस्तला करती बोलते हैं, क्योंकि खड्डे पड़ जाते हैं ना, पानी जो बहता है तो उसके अंदर खड्डे पड़ जाते हैं, तो वो पूरी की पूरी परत जो मिट्टी की बहा के ले जाते हैं। तो वो कहाँ पे पाई जाएगी? आपकी सबसे ज्यादा हाड़ौती के क्षेत्र में, दूसरे नंबर पे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर पाई जाएगी। आगे बात करते हैं लवणीयता की, बात हमने देख ली।
अब बात आती है कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट या परियोजना जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, उसके अंदर एक सेम की समस्या बढ़ती जा रही है। सेम की समस्या मतलब दलदली क्षेत्र हो रहा है, दलदली हो रहा है, दलदली हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये आपका नहर आ रही है, नहर के जो पास का क्षेत्र है, ये जो पास का क्षेत्र है, तो इसके अंदर पानी की बहुलता होती है। पानी की बहुलता होने के कारण ये जो नीचे अपन टेथिस सागर का अवशेष था, मिट्टी रेतीली है, नीचे सोख जाती है। जैसे मिट्टी सोख जाती है तो ऊपर केशित्व के कारण ये जो लवण होता है, ये वाष्प के साथ पानी के ऊपरली मिट्टी की ऊपरी सतह पे आ जाता है, और यहाँ पे ये जो परत होती है ये लवण की बन जाती है। लवण की बन जाती है तो न तो ये पानी को नीचे जाने देती, न यहाँ पे कोई फसल होती, तो पानी नीचे नहीं जाता तो दलदला क्षेत्र हो जाता है। दलदला क्षेत्र होता है, उसी को क्या बोला जाता है? सेम क्षेत्र बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? ये सबसे ज्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा नहरों से सिंचित क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के अंदर ये ज्यादा होती है। कहाँ पे होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर सेम की समस्या सबसे ज्यादा है। आगे बात आती है कि यदि मिट्टी के अंदर क्षारीयपन होता है, लवणीयपन और क्षारीयपन, यदि क्षारीयपन हो जाता है आपकी मिट्टी के अंदर तो आप फास्फोरस काम में लो, फास्फोरस काम में लो। गंवार या ढेंचे की जो फसल है वो आप बोइए। किसकी? गंवार और ढेंचे की फसल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, गंवार और ढेंचे की फसल बोनी चाहिए। किसके लिए? क्षारीयता खत्म करने के लिए गंवार और ढेंचे की फसल बोनी चाहिए। आगे आता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र विकास जो है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास करने के लिए अपने काजरी की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? काजरी, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जो संस्थान है, केंद्रीय एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसकी स्थापना 1959 में कहां पे हो रही है? अपने ये जोधपुर के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जोधपुर के अंदर। आगे आता है केंद्रीय बारानी। यदि बरसात की कृषि की बात करें, क्यों सूखा तो अपने जोधपुर के अंदर है, और केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान की बात करें तो वो अपने हैदराबाद के अंदर है। और यहाँ पे ही आईपीएस जो सरदार वल्लभ भाई पुलिस ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ पे है? आपकी आईपीएसओ की ट्रेनिंग कहाँ होती है? हैदराबाद में होती है। आगे आता है कि विश्व मृदा दिवस कब आता है? तो विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 सितंबर 2013 को घोषित किया गया था। 5 सितंबर 2013 को, क्योंकि इसी दिन शिक्षक दिवस भी आता है, और अगली वर्ष जाके 5 सितंबर 2014 को ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो विश्व मृदा दिवस भी पूछ लिया जाता है, 5 सितंबर का आता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपको पता ही है, ये कब चालू हुई थी? ये 19 फरवरी को चालू हुई थी। कब चालू हुई? 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी आगे सूरतगढ़, ये कहाँ पड़ता है? आपका गंगानगर में। जो सूरतगढ़ जो है गंगानगर के अंदर, गंगानगर के अंदर ये जो सूरतगढ़ है, यहाँ से आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है कि मिट्टी है उसकी जांच करो, उसके आधार पे फसल बो, आपको ज़्यादा फायदा होगा। आगे बोला गया है कि इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है कि स्वस्थ धरा, मतलब आपकी जमीन स्वस्थ होगी तो खेत हरा, खेत हरा इसकी थीम रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आगे आते हैं कि जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी होती है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है, लोइस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। बाबर तराई, जो नदी पहाड़ों से निकल के आती है तो उसके आसपास की जो मिट्टी होती है पहाड़ों के आसपास की, उसको बाबर बोलते हैं। तराई क्षेत्र में यहाँ कुछ नहीं होता, दलदली क्षेत्र होता है, ये मच्छरों का घर होता है। ठीक है, आगे आती है, आगे खादर और बांगर में हो जाती है। जो नई मिट्टी आती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी पूछ लिया जाता है बहुत बार, क्योंकि इसका रिटायर्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस के भी रिटायर्ड हैं। बांगर है, ये प्राचीन जलोढ़ है। प्राचीन जलोढ़ जो मिट्टी है उसको बांगर बोला जाता है। दुनिया में यदि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है तो वो जलोढ़ मिट्टी है, नदियों के द्वारा बहा के लाई गई। जैसे आप गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? चावल का कटोरा बोला जाता है। फसल का जो है वो उद्यान बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन क्षेत्र को, इसी वजह से बोला जाता है। आगे आता है कि राजस्थान रेगिस्तान जो है उसका बढ़ना क्या बोला जाता है? उसको रेगिस्तान की मार्च बोला जाता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी पूछ चुके हैं कि रेगिस्तान जो, जैसे फौज के अंदर या पुलिस के अंदर बेल्ट की नौकरी के अंदर मार्च करते हैं अपन, चलते हैं ना, परेड करते हैं, तो उसी प्रकार रेगिस्तान को चलने को भी उसको रेगिस्तान का मार्च बोला जाएगा। रेगिस्तान का आगे बढ़ना। सामान्य मृदा जो होती है उसका पीएच मान पूछ लिया जाता है, कितना होता है? सामान्य मृदा जो होती है उसका पीएच मान होता है 6.5 से लेके 7.5, लगभग उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन होती है, लगभग उदासीन होती है, इसलिए पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे। यदि इसके अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ रही है
तो क्षारीय चीजें डाल के बैलेंस कर दो, यदि क्षार की मात्रा बढ़ रही है तो अम्लीय चीजें डाल के उसको बैलेंस कर दो, फसल अच्छी हो जाएगी। आपको तो जमीन उदासीन रखनी है ना, उदासीन रखने के लिए हम क्या करते हैं, डीएपी है, यूरिया है, जो भी खाद है वो छिड़कते हैं। आगे पंचपद्रा हो गया, सांबर हो गया, आपका डेडवाना, ये जो झीलों का एरिया है ना, यहाँ पे सोलन चौक मिट्टी मिलती है। सोलन चौक जो मिट्टी है वो कहाँ पे मिलेगी, सोलन चौक मिट्टी। अच्छा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में कि सांबर, पचपदरा, डीडवाना जो झीलों के आसपास का जो मिट्टी है उसको सोलन चौक मिट्टी बोली जाती है। ठीक है, आगे करेवा या परेवा जो मिट्टी होती है इसके अंदर केसर होती है, ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। आगे है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन के अंदर हमने देखा चंबल नदी है वो सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है। भीड़ भूमि की बात करते हैं, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली के अंदर भीड़ भूमि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। और यदि अपन भीड़ भूमि के अलावा यदि बात करते हैं कि डांग सबसे ज्यादा कहाँ पे है, डांग की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि करौली के अंदर सबसे ज्यादा डांग है, ये सर्वाधिक डांग करौली के अंदर है। भीड़ भूमि की बात आए तो धौलपुर के अंदर है। अवनालिका अपर्दन की बात आए तो चंबल नदी करती है, सबसे ज्यादा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए। सर्वाधिक अपर्दन जो राजस्थान के अंदर होता है वो वायु द्वारा होता है। ठीक है, अरावली जो है ये रेगिस्तान को रोकने का काम करती है। अब आती है कि मिट्टी का जो अपर्दन जो होता है, मिट्टी का ह्रास कैसे होता है। अपर्दन से मिट्टी का ह्रास होता है, मतलब लवणीय और क्षारीयता की मात्रा से ह्रास होता है। मतलब लोग जो अनियंत्रित तरीके से पशुचारण करते हैं या फिर वनों की अंधाधुंध कटाई जो है, ये सारे कारण जो है वनों के विनाश के लिए हैं। और वनों के विनाश के साथ साथ मिट्टी और पेड़ पौधे जो हैं इनका, और धीरे धीरे जाके 20-30 साल के अंदर क्लाइमेट चेंज का कारण बन जाते हैं। तो जैसे ही अपन पहाड़ी जो क्षेत्र है, अरावली का जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे अपने को सीढ़ी नुमा या इस टाइप से खेती करनी चाहिए कि यहाँ पे मिट्टी का अपर्दन कम हो। मिट्टी का अपर्दन आप जितना ज्यादा रोक पाओगे उतने लिए राजस्थान के लिए बेहतर है, फसल उत्पादन के लिए बेहतर है। क्योंकि राजस्थान के अंदर हर 2 से तीसरी वर्ष के अंदर अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो यहाँ पे खाने की हमेशा क्या रहती है, कमी रहती है। तो उस कमी को बनाए रखने के लिए अभी भारत सरकार ने क्या कर रखी है, नदी जोड़ो परियोजनाओं की बात कर रखी है कि गंगा नदी जो पानी है उसके पानी से भी वेस्टर्न राजस्थान को सींचा जाए। ठीक है दोस्तों, आपको अपना ये जो मर्दा टॉपिक अच्छा लगे बेस्ट, क्योंकि इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये पूरे चीज को कवर किया है। इससे बाहर आपका राजस्थान का कोई टॉपिक बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान लेवल पे देख लिया, इंडिया लेवल पे देख लिया और विश्व के लेवल पे देख लिया, तो यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें यार, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉलो भी करें। ठीक है दोस्तों, बाय।